हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। ये डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की सीरीज का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन एक्चुअली में होता क्या है, प्रोपोर्शंस क्या होता है, और उसके बाद हम एग्जाम्पल से समझेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू एक्सरसाइजेस। बट मैं आपको बताऊं कि प्रोपोर्शन क्या होता है या फिर डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है, उससे पहले ये 4 एग्जांपल्स लिखे हैं आपके सामने। पहले इन्हें गो थ्रू करो। फर्स्ट है, इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज्ड इंक्रीजेस द टोटल कॉस्ट आल्सो इंक्रीजेस। मतलब अगर आप एक पेंसिल ले रहे हो, एक पेंसिल की कॉस्ट सपोज करो 10 रुपीज है, तो दो पेंसिल लोगे तो 20 हो जाएगा। अगर 3 पेंसिल लोगे तो 30 हो जाएगा। मतलब अगर आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो तो एक्सपेंडिचर जो है वो भी बढ़ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, मोर द मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक मोर इज द इंटरेस्ट अर्न्ड। अब बैंक में हम डिपॉजिट कराते हैं, लेट्स से जो बैंक है ये 10% का इंटरेस्ट दे रहा है, 10% पर एनम, और आपने बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए। तो 1000 अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट है तो उस पर 10% के हिसाब से आपका 100 रुपए बन गया इंटरेस्ट। ये एग्जाम्पल कह रहा है कि अगर मैंने 10,000 रुपए जमा करवा दिए 1000 की जगह, तो 10% 10,000 का कितना हो गया, 1000, यानी इंटरेस्ट भी बढ़ गया। आपने पहले 1000 रुपए जमा कराए थे तो इंटरेस्ट मिल रहा था 100 रुपए, अब आपने 10,000 रुपए जमा करा दिए तो इंटरेस्ट मिल रहा है 1000 रुपए, यानी आपने मनी जो डिपॉजिट कराया है अगर वो बढ़ा दिया तो इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, यानी जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। थर्ड एग्जाम्पल देखो, एज द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इंक्रीजेस द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीजेस। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो आप एक कार में ट्रेवल कर रहे हो और कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर की। डिस्टेंस जो है, आप जो डेस्टिनेशन है वो आपसे 100 किलोमीटर दूर है, यानी डिस्टेंस कितना हो गया, 100 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा आपको वहां पहुंचने में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 100 अपॉन 50, कितना हो गया, 2 आवर्स, यानी आपको 2 घंटे लगेंगे। बट अगर मैं गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर कर दूं तो डिस्टेंस तो मेरा सेम ही है, तो 100 अपॉन 100 हो जाएगा, यानी 1 आवर। जो पहले आपको सेम डिस्टेंस कवर करने, मतलब 100 किलोमीटर कवर करने में 2 घंटे लग रहे थे, अब अगर आपने स्पीड बढ़ा दी, डबल कर दी, तो आपका टाइम जो है वो हाफ हो गया, यानी 1 आवर लगेगा आपको। फोर्थ एग्जाम्पल देखो, फॉर अ गिवन जॉब मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स लेस विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। एक रोड बनाने में 10 वर्कर्स लगते हैं और इन 10 वर्कर्स को 10 दिन लगते हैं रोड बनाने में। लेंथ कितनी भी एक्स ले लो, वाइड जो भी है उसे आप अभी इग्नोर कर सकते हो, बट मोटे तौर पे ये समझो कि अगर एक सड़क बना रहे हैं तो उसमें 10 लोग लगते हैं और उन्हें 10 दिन लगते हैं। बट अगर मैं ये नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा दूं, 20 कर दूं, तो क्या जो मैं पहले मुझे 10 दिन लग रहे थे अब वो कम लगेंगे, क्योंकि मैंने वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स मैंने बढ़ा दिया, तो अब जो टाइम है वो कम लगेगा, अब 5 डेज लगेंगे। सो व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दीज एग्जांपल्स? एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है और इसी रिलेशनशिप को हमें पढ़ना है, जिसे हम कह रहे हैं प्रोपोर्शंस। अब ये डायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी हो सकता है, और इनवर्स भी हो सकता है, यानी इनडायरेक्ट भी हो सकता है, या रेसिप्रोकल हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल्स में आपको वेरिएबल कौन से हैं, जैसे स्पीड है, स्पीड एक वेरिएबल है, वेरिएबल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्पीड बढ़ती कम होती रहती है। और दूसरा वेरिएबल हो गया टाइम। तो क्या स्पीड और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्योंकि अगर स्पीड आप बढ़ाओगे तो जो मेरा टाइम है वो कम हो जाएगा, यानी उल्टा रिलेशनशिप चल रहा है इसमें, इसी को कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। और मैंने कहा अगर आपने बैंक में डिपॉजिट कराए पैसे, 100 रुपए आपने डिपॉजिट कराए थे, तो आपको 10 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा था 10% के हिसाब से। और अगर आपने 1000 रुपए डिपॉजिट कराए तो अब आपको 100 रुपए मिल रहा है 10% के हिसाब से। यानी अगर ये जो मनी है, डिपॉजिट मनी जो है, डिपॉजिटेड मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट। यहाँ पे ये डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि जितना ज्यादा आप मनी डालोगे, पैसा बैंक में डिपॉजिट करोगे, उतना ही तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, बट अगर आप उसे मनी की टर्म्स में देखोगे, नंबर ऑफ नोट्स की टर्म में देखोगे, करेंसी में देखोगे, तो वो आपको ज्यादा मिलेगा। इसको कह देते हैं हम डायरेक्ट रिलेशनशिप। इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है रिलेशनशिप्स, आपकी फैमिली के रिलेशनशिप्स नहीं कह रहा मैं, जो आपके आसपास चीजें हैं या जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उन सब के रिलेशन की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन मैं आपको मोटे तौर पे समझा चुका हूँ।
बट अब समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है। फ्रैक्शंस आपने पढ़ी है सबने। फ्रैक्शन होता क्या है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म एक्चुअली में इंप्लाई क्या करती है कि अगर मैंने कहा x अपॉन वाई, तो मेरा जो x है ये डायरेक्टली रिलेटेड है y से। बट मैं आपसे कह रहा हूं कि 5x इज इक्वल टू 10y। यहाँ पे जो मेरा x है और y है ये इनवर्सली रिलेशनशिप में है। अगर आमने सामने लिखा होता है तो ये इनवर्स होता है। और अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि 5y अपॉन 10x इज इक्वल टू 20/30, तो जो मेरा ये y और x है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इसकी वैल्यू इस पे डिपेंड कर रही है, इसकी वैल्यू भी इस पे डिपेंड कर रही है, बट ये इनवर्स है और ये डायरेक्ट है। तो प्रोपोर्शन मोटे तौर पे समझोगे तो ये हो गया रिलेशन। x और y दो वेरिएबल हैं, अगर x मेरा बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, अगर x मेरा घटेगा तो y भी घटेगा। ये हो गया डायरेक्ट, यानी दोनों तरफ सेम चीजें चलेंगी। इसलिए जो मेरा x1 है ये y1 पे डिपेंड करता है और जो x2 है ये y2 पे डिपेंड करता है। ये हो गए वेरिएबल। x और y को हम कांस्टेंट से इक्वेट कर देते हैं, और ये जब इसे मैं इस साइड लेकर के जाऊंगा राइट साइड y को, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू के इंटू वाई। तो यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा है? कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी x1 है x2 है, इनका जो रिलेशन है, जो चेंज आएगा वो इनके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स में आएगा, जो कि y1 और y2 होगा। भी क्वेश्चंस हम करेंगे तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। एक स्टेटमेंट लिखिए, यहाँ पढ़ो। इफ वी फिक्स टाइम पीरियड एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट चेंजेस प्रोपोर्शनली विद प्रिंसिपल, वुड देयर बी अ सिमिलर रिलेशनशिप फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया है या जानते हो इसके बारे में, तो इनमें इंटरेस्ट का ही डिफरेंस होता है, मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स। कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें प्रिंसिपल चेंज होता रहता है, सिंपल इंटरेस्ट है उसमें जो बेस अमाउंट रहता है, मतलब प्रिंसिपल है, वो फिक्स रहता है, उसी पे इंटरेस्ट चलता रहता है। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और रेट के लिए मैंने अपॉन में 100 लगा दिया। तो यानी ये रेट पे भी डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है। बट अगर मैंने इन्हें कांस्टेंट मान लिया, यानी ये चेंज नहीं हो रहे, तो मैं इन्हें हटा दूंगा। अब सिर्फ किस पे डिपेंड होगा सिंपल इंटरेस्ट? मेरा पी पे। यानी सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल। मतलब अगर आप प्रिंसिपल बढ़ाओगे तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, और अगर प्रिंसिपल घटाओगे तो इंटरेस्ट भी घट जाएगा। यही तो था अभी जो हमने पहले एग्जांपल देखा था। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट की भी बात कर लो, तो उसमें भी अगर आपने प्रिंसिपल बढ़ाया तो कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ेगा, अगर आपने जो बाकी चीजें हैं उन्हें कांस्टेंट मान लिया। वेट ऑफ शुगर इन केजी दे रखा है। 1 किलो चीनी कितने की कॉस्ट है? मतलब 36 रुपए की है। तो 3 किलो कितनी हो जाएगी? 108 रुपए की। 5 किलो कितनी हो जाएगी? 180 रुपए की। तो ये बताओ 6 किलो कितने की हो जाएगी? जब 1 किलो चीनी अगर 36 की है, तो 6 किलो चीनी कितने की हो जाएगी? 216 की। फिर 7 किलो, 8 किलो, 9 किलो, 10 किलो, ऐसे जैसे क्वांटिटी आप बढ़ाते चले जाओगे, ऐसे ही जो एक्सपेंडिचर है, मतलब जो उसका प्राइस है, जो आपका बजट है, वो बढ़ता चले जाएगा। ये है डायरेक्ट प्रपोर्शन। मतलब आपने क्वांटिटी बढ़ाई तो जो उसका प्राइस है, मतलब जो आपका एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा करना पड़ेगा, वो ज्यादा पे करना पड़ेगा आपको पैसे। अगर आप ज्यादा किलोमीटर ट्रेवल करोगे, मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो आपका जो पेट्रोल का कंजम्पशन है या डीजल का या कोई भी फ्यूल का, वो बढ़ जाएगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। यानी डिस्टेंस और ये जो फ्यूल का कंजम्पशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एक्सपेंडिचर से। क्वांटिटी बढ़ाओगे, आइडियली मैं बात कर रहा हूं, अब आप ये कहो कि प्राइस कम हो जाए मेरा, तो फिर मेरा एक्सपेंडिचर सेम हो जाएगा। एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ। शुगर का कॉस्ट ₹20 पर केजी, यानी 20 रुपए किलो चीनी का रेट चल रहा है। एक टाइम के बाद चीनी सस्ती हो गई, 10 रुपए हो गई, 10 रुपए किलो। पहले आप 20 किलो खरीदते थे, अब 40 किलो खरीद रहे हो। तो पहले कितना खर्चा करते थे? 20 रुपए इंटू 20 कितना हो जाएगा? 400। और अब 10 रुपए की चीनी हो गई, यानी 10 रुपए किलो हो गया, बट आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, 40 किलो खरीदने लग गए, तो कितना हो गया? 400। तो यानी पहले भी 400 रुपए खर्च कर रहे थे, अभी भी 400 रुपए खर्च कर रहे थे, बट क्वांटिटी आपकी बढ़ गई। पहले 20 किलो खरीदते थे और अब 40 किलो खरीद रहे हो। प्राइस को मैंने यहाँ पे फ्लक्चुएट किया है। अगर प्राइस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, पहले भी 20 रुपए चीनी थी, अभी भी 20 रुपए है, अगर आप क्वांटिटी को बढ़ाओगे कि 20, पहले 20 किलो खरीदते थे और अब 40 खरीदोगे,
तो इस हिसाब से तो फिर आपका जो बजट है, मतलब जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे 400 हो गया और यहाँ पे 800 हो गया, यानी डबल हो गया। इसलिए मैंने कहा कि जो बाकी चीजों को अगर कांस्टेंट रखोगे तो फिर क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंडिचर, अगर प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यूज करना है कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अच्छा, फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम इसके? इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 जो है वो मेरा y1 पे डिपेंड कर रहा है और x2 मेरा y2 पे डिपेंड कर रहा है। ये वाला जो एग्जांपल है ना शुगर का, इसी से समझ लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया मेरा x और मैं इसे कंसिडर कर लेता हूँ y। तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये x4 हो गया, ये x5 और ये x6, और ये मेरा y1 हो गया, ये y2 हो गया और y6। अब मुझे यहाँ से x4 की वैल्यू तो दे रखी है, कितना है x4? 6 किलो है, बट उसकी कॉस्ट नहीं दे रखी, यानी y4 नहीं दे रखा। तो निकालूंगा कैसे? इससे प्रीसीडिंग वैल्यू देख लो आप, x1 x3 देखो क्या है। तो अगर मुझे x4 की वैल्यू पता है, मुझे वैल्यू निकालनी है y4 की, तो मैं क्या करूंगा? जो मेरा x3 है वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा? y3 पे। और फिर जो मेरा x4 है वो किस पे डिपेंड करेगा? y4 पे। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि जो मेरा y4 है वो x4 पे डिपेंड कर रहा है और y3 है वो x3 पे डिपेंड कर रहा है। मेरे पास किसकी वैल्यू दे रखी है? x3 और y3 की वैल्यू दे रखी है और x4 की वैल्यू दे रखी है। इसमें पुट कर दो, कितना आया? x3 की वैल्यू है 3, y3 की वैल्यू है 108, x4 की वैल्यू है 6, y4 की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा, और ये यहाँ चले जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y4 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 216। इजी, डैम इजी। बट थोड़ा सा इन्वर्स के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया आपका स्पीड और टाइम का। अगर स्पीड को बढ़ाओगे तो मेरा टाइम कम लगेगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो। ये कंडीशन जरूर ध्यान रखना, मैं कह रहा हूँ कि जो डिस्टेंस है मेरा वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप डिस्टेंस भी कम ज्यादा करोगे तो फिर यहाँ पे वेरिएशन दिखेगा आपको 1000 किलोमीटर, कि आपको 1000 किलोमीटर जाना है। पहले स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, तो आपको कितना टाइम लगेगा? 10 घंटे लगेंगे, 10 आवर्स लगेंगे। फिर आपने स्पीड को बढ़ा दिया, 500 किलोमीटर पर आवर कर ली स्पीड अपनी, यानी 1 घंटे में 500 किलोमीटर चल रहे हो। तो 1000 किलोमीटर तय करने में कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। यानी आपने एक वेरिएबल को बढ़ाया, स्पीड को बढ़ाया, तो मेरा जो टाइम है वो कम हो गया। इनवर्सली फॉलो कर रहे हैं कि अगर मैं x को बढ़ा रहा हूं तो y मेरा घटेगा, अगर x को घटा रहा हूं तो y मेरा बढ़ेगा। यानी इनवर्स, उल्टा रिलेशनशिप है। सॉल्व कैसे करेंगे? इक्वेशन क्या है इसकी? x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। डायरेक्ट का हमने क्या पढ़ा था? डायरेक्ट का पढ़ा था x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। यानी जो x1 था वो डिपेंड कर रहा था इसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू से y1 से, और जो x2 था वो डिपेंड कर रहा था इसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू y2 से। बट यहाँ पे क्या है, जो इनवर्स प्रोपोर्शन है मेरा, इसका फॉर्मूला क्या है? x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस वाले फॉर्मूले से करना इनवर्स के लिए, और डायरेक्ट के लिए इस वाले फॉर्मूले से करना। ये बॉक्स में एग्जांपल देखो, स्पीड इन किलोमीटर और पर आवर दे रखी है और टाइम टेकन इन मिनट्स। अगर आप पैदल चल के जा रहे हो तो स्पीड आपकी 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो आपको 30 मिनट्स लग रहे हैं, यानी आधा घंटा लग रहा है। अगर आप भाग के जा रहे हो, दौड़ के जा रहे हो, तो आपकी स्पीड कितनी हो गई? अब डबल हो गई, यानी 6 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो टाइम क्या लगेगा? हाफ हो गया, क्योंकि आपने स्पीड को डबल कर दिया तो टाइम मेरा हाफ हो गया। ये इनवर्स रिलेशनशिप है कि आपने स्पीड को बढ़ाया तो टाइम मेरा घट गया। अब अगर मैं साइकिलिंग करके जा रहा हूँ, आप साइकिल से जा रहे हो, तो स्पीड हो गई आपकी 9 किलोमीटर पर आवर की, 9 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या हो गया? वो और कम हो गया, बट एक सर्टेन प्रोपोर्शन में कम हुआ है। इसे ग्राफ से भी समझ लेते हैं। एक्स वाई ग्राफ दे रखा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन प्लॉट किया गया है। ये जो मेरी एक्स एक्सिस है, इस पे मैंने प्रिंसिपल अमाउंट डाल दिया, यानी यहाँ पे पहले मैंने 100 रुपये डिपॉजिट किया था, फिर मैंने 200 रुपये डिपॉजिट किया, फिर 300 रुपये डिपॉजिट किया, फिर 400 रुपये किया। तो 10% के हिसाब से मान लो पहले 10 रुपये मिल रहे थे, फिर 20 रुपये मिले, फिर 30 रुपये मिले, फिर 40, और ऐसे बढ़ता चला गया।
तो यहाँ ग्राफ देख रहे हो, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये बढ़ रही है। ऐसे ही आप ये इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ ले लो। यहाँ पे मेरी स्पीड है, पहले स्पीड 10 थी, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई, फिर 40 हुई, फिर 50 हुई। मतलब स्पीड को मैंने बढ़ाया तो मेरा जो टाइम था वो कम होता चला गया। यहाँ पे कितना टाइम था, ये था, ये टाइम है एक्स एक्सिस पे। अगर मैंने स्पीड बढ़ाई तो टाइम कितना हो गया ये, फिर स्पीड बढ़ाई तो टाइम कितना हो गया ये, फिर स्पीड बढ़ाई तो टाइम कितना हो गया, यानी टाइम घट रहा है। अगर मैंने स्पीड को बढ़ाया तो टाइम मेरा क्या हो रहा है, घट रहा है। ये हो गया इनवर्स रिलेशनशिप। तो आपको कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले बस ये समझना है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। उस हिसाब से आप फॉर्मूला पुट कर दो और आंसर आ जाएगा आपका। ये कुछ रियलिटी चेक एग्जांपल्स हैं, इन्हें समझते हैं। फिजिकल चेंजेस इन ह्यूमन बींग्स अकर विद टाइम बट नॉट नेसेसरली इन प्री डिटरमिन्ड रेशियो। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप 15 साल के हो तो आपकी हाइट मान लो 5.5 फीट है, और अगर आप 18 के जब हो गए तो आपकी हाइट 6 फीट होनी चाहिए। ऐसा कोई प्री डिटरमिन्ड रेशियो है? ऑल्दो हम ये समझते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो आपकी हाइट बढ़नी चाहिए, और बढ़ती भी है, डायरेक्ट है। बट किस प्रोपोर्शन में बढ़ती है ये तो डिफाइंड नहीं है ना, कि अगर 10 साल के हो तो 4 फीट के हो, और अगर 15 साल के हो तो 4.5 के हो जाने चाहिए हो, और अगर 18 के हो तो सो ऑन आपका एक नंबर सेट कर देंगे। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, सबकी हाइट डिफरेंट बढ़ती है, डिफरेंट प्रोपोर्शन में बढ़ती है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, चेंजेस इन वेट एंड हाइट अमंग इंडिविजुअल्स आर नॉट इन एनी नोन प्रोपोर्शन। आपका वेट अगर 50 केजी है, आपकी एज 18 है, आपकी हाइट 6 फीट है, मैं आपसे कहूं कि कोई और भी इंसान यानी कोई और स्टूडेंट या एक्स वाई जी पर्सन कोई भी हो, वो भी 18 साल का हो और उसकी हाइट 6 फीट हो और उसका वजन भी 50 किलो, ऐसा जरूरी तो नहीं है। यानी एज और वेट प्रोपोर्शन में है, बट किस प्रोपोर्शन में है ये हमें नहीं पता, मतलब कोई डिफाइंड प्रोपोर्शन नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल देखो, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप और रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ अ ट्री एंड द नंबर ऑफ लीव्स ग्रोइंग ऑन इट्स ब्रांच। मतलब अगर ट्रीज बढ़ रहा है, मतलब ये एक ट्री है जो कि बढ़ रहा है, इसकी एज बढ़ रही है तो इसकी हाइट बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। अगर हाइट बढ़ेगी तो हम ये भी बता सकते हैं कि उसकी जो टहनी है उस पे कितने पत्ते निकलेंगे, लीव्स कितनी होंगी, नहीं बता सकते। मतलब ये प्रोपोर्शन में है, इनफैक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। बट हम ये तो नहीं कह सकते ना कि अगर ये जो ट्री है इसकी हाइट अगर 8 फुट हो गई, यानी 8 फीट हो गई, तो इस पे जो लीव्स निकलेंगी वो मान लो 12 लाख होंगी। ऐसा तो हम नहीं कह सकते ना, हमें कोई डेफिनेट नंबर नहीं पता। ऐसे और भी एग्जाम्पल आप सोच सकते हो। हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लो अगर आपकी एज बढ़ रही है तो आपके बाल भी बढ़ेंगे, यानी हेयर ग्रोथ भी होगी, और होती भी है, नो डाउट। बट किस प्रपोर्शन में होगी ये हम नहीं बता सकते। कि अगर आप 15 साल के हो तो आपके सर के बाल कम से कम 20 लाख होंगे, और अगर आप 25 साल के हो गए तो आपके सर के बाल मान लो 50 लाख हो गए। तो ये तो हम नहीं बोल सकते ना। बट किस प्रपोर्शन में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, कोई भी जो हमारे नेचुरल फिनोमिना होता है वो प्री डिटरमाइंड रेशियो में नहीं होता। Okay, let's do the examples. Example first, the cost of 5 meters of a particular quality of cloth is rupees 210. Tabulate the cost of 2, 4, 10 and 13 meters of cloth of the same type. डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला है उससे भी इस क्वेश्चन को करेंगे, बट उससे पहले एक बार मैं यूनिटरी मेथड आपको रिवाइज करा देता हूँ। यूनिटरी मेथड क्या होता है? अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमें 5 मीटर कपड़े की जो कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है 210 यानी 210। मुझे इससे 1 मीटर क्लोथ की निकालनी है, कॉस्ट कितनी आएगी, तो मैं क्या करूंगा, इसे 5x ले लेता हूँ। और x क्या है यहाँ पे, x को मैंने एज्यूम कर लिया कि ये मेरी 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट है। तो 5x हो गई 5 कपड़े की, और जो कि दे रखी है हमें 210। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 210 डिवाइडेड बाय 5, 42 रुपीज, यानी 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट आ गई 42। अब किस किस की निकालनी है आपको, 2 मीटर कितने का आएगा, 2 इंटू 42 कर दो। 4 मीटर कितने का आएगा, 42 इंटू 4 कर दो। 10 कितने का आएगा, 10 इंटू 42 कर दो। 13 मीटर, 13 इंटू 42। तो ये था बहुत इजी तरीका जो अब तक हम करते भी आए हैं। बट अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला है उससे करते हैं। x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। यानी एक जो क्वांटिटी है, एक कोई भी यूनिट दूसरी यूनिट पे डिपेंड कर रही है। इस क्वेश्चन में कॉस्ट जो है ये किस पे डिपेंड कर रही है, जितने आप कपड़े की लेंथ ले रहे हो।
अगर आपको 2 मीटर चाहिए तो उसके हिसाब से कॉस्ट चेंज हो जाएगी, 5 मीटर चाहिए तो उसके हिसाब से अलग कॉस्ट होगी। एक्स जो है इसे मैं मान लेता हूँ और वाई वेरिएबल जो है उसे मैं कॉस्ट मान लेता हूँ। आप जब भी ऐसे क्वेश्चन को करो जहाँ पे आपको बहुत सारे नंबर्स की वैल्यू निकालनी है, जैसे कॉस्ट ऑफ 2 निकालनी है, 4, 10, 13, इन सब कपड़े की जो लेंथ है उसकी कॉस्ट आपको निकालनी है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप पहले एक टेबल बना लो। यहाँ मैंने एक्स रखा या वाई रखा। अब मैं पहले एक टेबल बना लेता हूँ। ये मैंने एक टेबल बना लिया। मुझे 2 मीटर कपड़े की कॉस्ट निकालनी है, 4 की निकालनी है, 5 की तो दिख गिवन है, 10 की निकालनी है और 13 की निकालनी है। 5 मीटर्स की कितनी दे रखी है? 210। तो अगर मैं इसे x1 मान लूँ और इसे x2 मान लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये y2 हो गया, y1 हो गया। इस फॉर्मूले में बस मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। 5 अपॉन 210 इज इक्वल टू 4 अपॉन y। अब यहाँ पे y2 है, आप इसे y2 मान लो या x मान लो या y मान लो, अप टू यू। अब y2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 4 इंटू 210 करोगे और उसे डिवाइड कर दोगे 5 से। तो 5 से जब इसे कैंसिल करोगे तो 42 आ रहा था। तो यहाँ पे y2 की वैल्यू कितनी हो गई? 4 इंटू 42, दैट इज 168, यानी 168 रुपीज आ गए। 4 मीटर कपड़े की कॉस्ट आ गई। अब मैं 2 मीटर की निकाल लेता हूँ। तो अब मैं इसे x1 मान लूंगा और इसे x2 मान लूंगा। ये y2 हो गया और ये y1 हो गया। जस्ट वैल्यूज पुट कर दो कि 4 अपॉन 168 इज इक्वल टू 2 अपॉन y1। 2 से ही कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हो गया हमारा 84। तो y1 की कॉस्ट क्या आ गई? 84। तो मैं इस बॉक्स में लिख दूं 84। 10 मीटर कपड़े की कॉस्ट और 13 मीटर कपड़े की कॉस्ट। 10 का तो आसान ही है, जब आपको पता है कि 42 रुपीज एक की है तो 10 से करोगे तो 420 आ गया। तो आप उसे कर सकते हो सेम फॉर्मूला लगा करके, तो ये 420 आ गया। 13 की भी ऐसे कर सकते हो कि 13 इंटू 42 कर दो। दिस बिकम्स योर 568। अब लास्ट रह गया क्या? 13 मीटर्स की कॉस्ट निकालनी है। तो 13 की आपको पता है कि 13 इंटू 42 कर दोगे तो 13 मीटर्स की निकल जाएगी। या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। जैसे अभी हमने बाकियों की निकाली है ऐसे आप 13 की भी निकाल सकते हो। तो 13 की मैं निकाल के बता देता हूँ। 13 की क्या आ गई मेरी कॉस्ट? 546। Second example, an electric pole 14 meters high cast a shadow of 10 meters. Find the height of a tree that cast a shadow of 15 meters under the similar condition. इसमें पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक इलेक्ट्रिक पोल है, यानी बिजली का खंभा दे रखा है, जिसकी हाइट दे रखी है 14 मीटर। उसकी एक शेडो बनती है, परछाई है, जिसके 10 मीटर की परछाई बनती है 14 मीटर खंबे की। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री दैट कास्ट अ शेडो ऑफ 15 मीटर्स। अब एक ट्री की हाइट निकालनी है जो शेडो बनाता है 15 मीटर की। इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर मैं हाइट मान लूं, हाइट जो है वो मेरा हो गया एक्स, किसी की भी हाइट, वो ट्री की हो या फिर पोल की हो, और शेडो की हाइट मैंने वाई मान ली। तो एक क्वेश्चन में, यानी इस बार क्या दे रखा है, मैं टेबल बना लेता हूँ पहले। मैंने टेबल बना लिया तो इस बार एक्स क्या दे रखा है मेरे, यानी इलेक्ट्रिक पोल की हाइट कितनी है 14 और उसकी शेडो कितनी हो गई 10। दूसरे केस सिनेरियो में क्या पूछा इन्होंने कि शेडो की हाइट बता दी है ट्री की कितनी है 15। अब उसकी ट्री की हाइट आपको बतानी है, यानी x2 निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर दो, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। आपको पता है y1 आपके सामने है, y2 आपके सामने है, x1 आपके सामने है, x2 निकालना है। जस्ट पुट द वैल्यूज। x1 है मेरा 14 अपॉन y1 दैट इज 10। x2 मुझे नहीं पता तो x2 मैंने एज इट इज रखा और y2 की जगह मैंने रखा 15। अब आप x2 क्या होगा? 14 इंटू 15 अपॉन 10। 5 से इसे कैंसिल आउट करोगे तो 5 थ्री जा एंड 5 टू जा, और ये से 7 से करोगे तो दिस बिकम्स योर आंसर 21 मीटर। एक ट्री की हाइट, ये मेरा ट्री है, इसकी जो हाइट है ये 21 मीटर की होगी। तो इसका जो शेडो है, मान लो यहाँ बन रहा है इसका शेडो, ये कितने का है? 15 मीटर। वैसे शेडो की हाइट होती नहीं है क्योंकि वो एक 2 डायमेंशनल है, उसकी लेंथ ब्रेथ हो सकती है बट हाइट नहीं हो सकती। बस मैं आपको वो समझाने के लिए बता रहा था कि शेडो की हाइट कितनी है। If the weight of 12 sheets of thick paper is 40 grams, how many sheets of the same paper would weigh 2.5 किलोग्राम? आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही टेबल बनाओ। मैंने क्या किया, x और y का टेबल बना लिया। इसमें मुझे सिर्फ दो ही क्वांटिटी दे रखी है तो मैं टेबल बना लेता हूँ पहले। टेबल मेरा बन गया। अब इसमें मुझे वैल्यूज पुट करनी है। इफ द वेट ऑफ 12 शीट्स थिक पेपर इज 40 ग्राम्स, यानी अगर मैं x को नंबर ऑफ शीट्स मान लूँ, x को मैं क्या मान लूँ, नंबर ऑफ शीट्स, और y को मान लेता हूँ वेट। ये 1 है, ये 2 है, तो x1 क्या है मेरा? x1 है 12 शीट्स हैं और इनका
जो पेपर का वजन है वो कितना है 40 ग्राम्स, यानी y1 दे रखा है मेरा कितना 40। अब y2 दे रखा है और x2 निकालना है, तो ये हो गया 2.5 kg और यहाँ पे आपको x2 की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, बट एक चीज ध्यान रखना कि जो y1 है मेरा वो क्या है, ग्राम्स में दे रखा है। तो या तो आप जो 2.5 किलोग्राम है इसे भी ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो, या फिर जो 40 है इसे केजी में कन्वर्ट कर लो, ताकि एक हार्मनी बनी रहे, वरना आपके आंसर जो हैं वो डिफरेंट आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ 2.5 केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जो कि होता है 2500 ग्राम्स, क्योंकि आपको पता है कि 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। इस हिसाब से ढाई यानी 2.5 केजी के अंदर 2500 ग्राम्स हो गए। बस आपको वैल्यूज पुट कर दो, फॉर्मूला लगाओ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या होता है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 की वैल्यू क्या है 12, y1 की 40, x2 की नहीं गिवन है और y2 की 2500। तो x2 की वैल्यू क्या हो गई मेरी, ये 25 उधर चले जाएगा, तो 12 इंटू 2500 और 40 अपना नीचे ही रहेगा। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दो। सबसे पहले तो एक जीरो से एक जीरो चली गई, और 4 वन जा 4 और 4 थ्री जा 12, 250। तो यहाँ से x2 की वैल्यू क्या हो गई मेरी, 3 इंटू 250 दैट इज 750 sheets. Example 4. A train is moving at a uniform speed of 75 km per hour. How far will it travel in 20 minutes? Find the time required to cover a distance of 250 km. यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है, मतलब एक समान स्पीड से चल रही है वो 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक, मैं पहले स्पीड लिख लेता हूँ। स्पीड कितनी है ट्रेन की, 75 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये बताओ, ये स्पीड जो दे रखी है इसका मतलब क्या होता है, 75 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे के अंदर वो कितना किलोमीटर तय कर सकती है डिस्टेंस, 75 किलोमीटर। तो 2 घंटे में कितना करेगी, 150 किलोमीटर, और 3 घंटे में कितना करेगी, 225 किलोमीटर। यानी ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रेशियो दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट। हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, एक घंटे की, 1 आवर की दे रखी है, कितनी, 75 किलोमीटर। तो बताओ 20 मिनट में वो कितना ट्रेवल करेगी। अगर एक घंटे में 75 किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है तो 20 मिनट में कितना करेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा टाइम कम मिल रहा है उसको डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो डिस्टेंस भी कम ही कवर होगा, यानी एक चीज के घटने से दूसरी चीज घट रही है, तो यानी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। आप सिर्फ वैल्यूज पुट करो, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। आप टेबल भी बना सकते हो इसका, जैसे मैंने लास्ट एग्जाम्पल में भी बनवाया था कि ये x है ये y है। x को अगर आप मान लो डिस्टेंस और y को मान लो आप टाइम। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि x को डिस्टेंस मानोगे y को टाइम मानोगे, आपकी मर्जी है, आप x को टाइम मान लो y को डिस्टेंस मान लो, इट्स अप टू यू। x को मैंने डिस्टेंस माना है, तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितना दे रखा था मेरा 75, कितना, एक घंटा ट्रेवल करना है। फिर 20 मिनट का पूछा है, कितना ट्रेवल करेगी, 20 मिनट्स। कितना ट्रेवल कर सकते हैं हमें नहीं पता, तो x2 हो गया। और 250 किलोमीटर अगर ट्रेवल करना है तो कितना टाइम लगेगा, तो 250 और यहाँ आ गया y3। बस अगेन सेम चीज कि ये एक दे रखा है, इसे एक मत करना, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो इसे मिनट में ही कन्वर्ट कर लो, 60 मिनट लिख लेता। अब केस हमारा सिंपल सा हो गया। इस इक्वेशन में जस्ट वैल्यू पुट कर दो, x1 अपॉन y1 यानी 75 अपॉन 60 इज इक्वल टू x2 अपॉन 20। ये 3 से कैंसिल हो गया और ये हो गया 25 से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 किलोमीटर। यहाँ क्या वैल्यू आ गई, 25 किलोमीटर। 20 मिनट में जो ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है वो 25 किलोमीटर तय कर पाएगी। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका, वही फॉर्मूला x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब आप x1 इसे मान लो, यानी ये वाले दो वैल्यूज ले लो, क्योंकि हमें x2 की भी वैल्यू पता है और y2 की पता है। हमें x3 की वैल्यू पता है, y3 की निकालनी है, तो मैं इन चार वेरिएबल्स को ले रहा हूँ। 25 अपॉन 20 इज इक्वल टू 250 अपॉन y3 या y2, कुछ भी कह लो आप। तो 25 से ये 25 चला गया 10 पे, और ये 20 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये y3 इधर चले जाएगा। तो y3 इज इक्वल टू 10 इंटू 20। तो y3 कितना हो गया, 200 मिनट्स। याद रखो इसमें हम टाइम निकाल रहे हैं, तो 200 मिनट्स हो गए। और अगर आवर में देना है आंसर तो 200 अपॉन 60 कर देना, आपका आवर में आ जाएगा। जैसे ये कट गया, कितना आएगा, तो 3.33 आवर्स आ जाएगा इसका टाइम। एक एग्जाम्पल मैप पे भी है, बट उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। मैप होता क्या है, एक मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन होता है, कि मतलब कोई बड़ा सा एरिया है, उसको हमें दिखाना है एक पीस ऑफ पेपर पे, तो इसलिए हम उसे छोटा कर देते हैं, यही तो मतलब होता है। बट उसे जब हम छोटा करते हैं तो कोई एक प्रोपोर्शन में तो छोटा करते होंगे,
उसी को हम स्केल कहते हैं। लेट्स से दिल्ली से मेरठ का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 80 किलोमीटर है। अब मुझे दिल्ली और मेरठ को अगर मैप पे दिखाना है तो क्या मैं 80 किलोमीटर लंबी शीट लेकर के आऊंगा? नो, सिंपल सी बात है, मुझे उसे प्रोपोर्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 10 किलोमीटर को मैंने 1 सेंटीमीटर से डिफाइन कर दिया, यानी मैप के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है दिल्ली और मेरठ के बीच में, वो 10 किलोमीटर के बराबर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। तो दिल्ली टू मेरठ के बीच में डिफरेंस मैप में जो है वो 8 सेंटीमीटर का है, बट एक्चुअल में कितना है? 80 किलोमीटर का। यही हम करते हैं कि वन, अब इसे आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, अब 10 किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 1:2 ऐसे रह जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि मैप होता क्या है एक्चुअली में? तो ये जो आपकी स्क्रीन पे है, ऐसे स्केल डिफाइन होता है। कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि स्मॉल स्केल क्या होता है और लार्ज स्केल क्या होता है। स्मॉल स्केल क्या है, देखो इसमें एक, अगर मैं इसकी बात करूंगा, पूरे अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो वहां पे अगर मैं मैप की बात करूंगा, मैप पे मेरा जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है वो 940 किलोमीटर के बराबर है, एक्चुअल डिस्टेंस जो है 940। और अगर मैं लार्ज स्केल पे आऊं सीधा, तो वहां पे 1 सेंटीमीटर सिर्फ 13 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो लार्ज स्केल का मतलब होता है कि आपने 1 सेंटीमीटर को 13 किलोमीटर रखा, यानी जो मैप पे डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है कंपैरेटिवली, अगर मैं बात करूं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं स्मॉल स्केल की, तो 1 सेंटीमीटर कितना डिस्टेंस शो कर रहा है? 940 किलोमीटर। अब आपको लगेगा ये तो बहुत बड़ा नंबर शो कर रहा है, तो लार्ज स्केल होना चाहिए। नहीं, लार्ज स्केल नहीं है, ये डिस्टेंस आपको लग रहा है, बट ये स्मॉल स्केल है। स्मॉल स्केल मतलब मैप पे देखो कि अगर आप, अगर स्केल पे देखोगे, मैप बनाओगे तो मैप पे स्केल से डिफाइन करोगे तो डिस्टेंस कितना छोटा होगा, मतलब 1 सेंटीमीटर 940 किलोमीटर के बराबर। 1 किलोमीटर को डिफाइन करूं तो बहुत पॉइंट में नंबर आ जाएगा। और वही चीज अगर मैं यहाँ पे करूं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 13 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर कितने में आएगा? वो कंपेरेटिवली बड़ा आएगा। तो इसलिए जो छोटा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम लार्ज स्केल मैप कहते हैं, और जो बड़े डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम स्मॉल स्केल कहते हैं। मैप के बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द स्केल ऑफ अ मैप इज गिवन एज 1:2। ये दे रखा है 3 करोड़। टू सिटीज आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम। ये रेशियो दे रखा है, यानी ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर है, तभी रेशियो दे रखा है ना, क्योंकि इनकी जो यूनिट है वो कैंसिल आउट हो गई। टू सिटीज आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट। तो सिंपल सा है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 कर दो। यहाँ पे मेरा x1 क्या है? x1 है मेरा 1 और y1 है मेरा 3 करोड़। x2 कितना है? 4। और y2 तो मुझे निकालना है, तो y2 की वैल्यू क्या आ गई? 4 × 3 करोड़, ये हो गया 12 करोड़। बट आपका आंसर ये नहीं आएगा, आपको किलोमीटर में डिफाइन करना पड़ेगा, इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये तो सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे बनाओगे? देखो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो बस मल्टीप्लाई कर दो इसे, कितना हो गया? 100 × 1000, कितना आ गया? 1 लाख। अब आप 12 करोड़ को 1 लाख से डिवाइड कर दो, कितनी जीरो कट जाएंगी भाई? ये 30 से ये 30 चली गई, और ये 20 से ये 20 चली गई। तो आंसर मेरा कितना आया? 1200 किलोमीटर।